हे गाइस, इन दिस वीडियो हम अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में देखेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, पूरा कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक। तो गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की जो डेफिनेशन है एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली कहती क्या है। इसमें आपको एक बेसिक चीज ये याद रखनी है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस में प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप अपनी कोई चीज चला सकें, ठीक है। तो उसको जो सपोर्ट, आपकी कोई एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो भी आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए, कोई लाइब्रेरीज चाहिए या कोई फ्रेमवर्क चाहिए, जैसे आपने सी शार्प में कोई काम करना है तो आपको .NET के फ्रेमवर्क्स चाहिए, वो सारे, या आपको जावा पे काम करना है तो आपको जावा डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारा जो सपोर्टिंग लाइब्रेरीज और एनवायरनमेंट है ये आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सिर्फ आपको हार्डवेयर देता था या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको लिनक्स का कंटेनर देता था एज एन, मतलब OS का कुछ पार्ट। लेकिन यहां पे आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो देगा ही देगा, हार्डवेयर तो देगा ही देगा, लेकिन आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी देगा जिस कॉन्फ़िगरेशन में आपने मांगा होगा। जावा का एनवायरनमेंट मांगा तो जावा का मिलेगा, कोई .NET का मांगा है .NET मिलेगा। मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हैं, आपने क्या किया, आपने एक ML का, मशीन लर्निंग का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, अपना कोई कोड लिखा, लेकिन उसके लिए एक एड ऑन लाइब्रेरी आपको टेंसरफ्लो की चाहिए। तो जो ये टेंसरफ्लो का सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है ये आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देगा। आपने क्या करना है, एज एन एप्लीकेशन डेवलपर अपना कोड लिखना है किसी भी लैंग्वेज में या R में या किसी में भी आप अपना कोड लिख रहे हैं ML का, आप कोड लिखे उसे चलाएं, लेकिन उसकी जो भी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज होंगी वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको देगा। और आपको उन चीजों की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि क्या सपोर्टिंग लाइब्रेरीज में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है कि नहीं, कि मैं सारी इंस्टॉल करूं। मान लीजिए आप एनाकोंडा यूज करते हैं बेसिकली फॉर डेटा एनालिसिस, तो या आप IPython यूज करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों, तरह की चीजें हो सकती हैं। पाइथन नोटबुक्स, जो पाइटर की नोटबुक्स होती हैं डेटा एनालिसिस के लिए, जिसमें आप कोड लिखते हैं पाइथन का, तो वो सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो प्री इंस्टॉल्ड आपको इस पैकेज में मिलेंगे अगर आप PaaS का जो सिस्टम है, पैकेज है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, और उसी हिसाब से आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी। पहली बात तो ये बेसिकली आपको NIST क्या कहता है, बेसिकली कि कंज्यूमर क्या कहता है या कैपेबिलिटी कंज्यूमर को क्या दी जाती है फ्रॉम CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इज दैट कि क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूमर जो क्रिएट करना चाहता है एप्लीकेशन, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है उसके लिए, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, सर्विसेज या लाइब्रेरीज चाहिए या टूल्स जो भी प्रोवाइडर की तरफ से सपोर्ट किए गए हैं वो सारे आपको मिलेंगे। कंज्यूमर को क्या मैनेज करने की जरूरत नहीं है कि अंडरलाइंग हार्डवेयर जो भी नेटवर्क है, सर्वर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टोरेज है, कंज्यूमर को उसकी चिंता नहीं है क्या उसके अपडेट्स कब होने हैं, कब कौन सा सिक्योरिटी पैच लगना है, कंज्यूमर को उसकी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बट कंज्यूमर के पास किस चीज का कंट्रोल होगा, कंज्यूमर के पास होगा जो कंज्यूमर ने अपनी एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय की हैं। आप अपना कोड लिखने के लिए कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, उसमें अपना कोड लिख रहे हैं और उसे रन कर रहे हैं, एज ए प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एज एन एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की है। लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले जितना भी एनवायरनमेंट है, अंडरलाइंग हार्डवेयर है, सर्वर्स है, नेटवर्क है, बैकअप है, उस सब की जो हेडेक है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है। ओके, और जो भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं, मतलब आपको इतना स्टोरेज चाहिए, इतना ज्यादा चाहिए, इतना कम चाहिए, नेटवर्क की बैंडविड्थ इतनी चाहिए, उससे कम चाहिए, वो सारा कुछ आपके हाथ में होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो पैकेज आपने लिया है, प्लस जो एप्लीकेशन आप खुद डिप्लॉय कर रहे हैं एज ए क्लाइंट, उसकी जिम्मेवारी आपकी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। लेकिन हार्डवेयर की या जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसकी जिम्मेवारी सारी, या जो लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड आपने मंगवाई हैं वो सारी जिम्मेवारी है CSP की, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता था उसे मत भूल जाइएगा, उसमें OS भी आप खुद ही इंस्टॉल करते थे, सिर्फ आपको हार्डवेयर प्रोवाइड किया जाता था या नेटवर्क बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन जब हम हाइपरवाइजर से, वर्चुअल मशीन से इंस्टॉल करते थे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके देखिए, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट PaaS में क्या है, PaaS में है कि जो भी
ऑपरेटिंग सिस्टम या सपोर्टिंग लाइब्रेरीज आपको अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए चाहिए और हार्डवेयर चाहिए, वो सारा कुछ आपको CSP ही देगा। ओके, ये तो होगा बेसिक मीनिंग प्लेटफॉर्म एज सर्विस का। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे गाइस। सबसे पहले अब यहां पे क्या कहा गया है कि जो CSP है वो आपको सारे का सारा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म देता है। अब कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मान लीजिए कि जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम देगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देगा, डेटाबेस देगा, वेब डेटाबेस एंड वेब सर्वर अगर आपको चाहिए, डेटाबेस सर्वर आपको चाहिए, वो आपको सारा कुछ CSP देगा। ठीक है। एंड एप्लीकेशन डेवलपर क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, रन करेंगे उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, रादर मतलब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बाइंग एंड मैनेजिंग द अंडरलाइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर्स। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि अब एप्लीकेशन डेवलपर, आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हैं, आपने पाइथन में कोड लिखना है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। पहली बात तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपको सेट करने पड़ेंगे, पाइथन का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, पाइथन को ऑपरेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट चाहिए, प्लस आपके सिस्टम की कंप्यूटिंग फैसिलिटी में CPU लगा लीजिए, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इस पे इंस्टॉल करना है वो आपको प्रॉपर चाहिए कि वो कॉन्फ़िगरेशन पे पाइथन इंस्टॉल हो सके और चल सके। या अगर आपको एक हैवी डेटा एनालिसिस के बेस पे कोई काम करना है तो थोड़ी बहुत कंप्यूटिंग फैसिलिटीज आपको ज्यादा चाहिए। अब ये जो सारा काम है या कुछ लाइब्रेरीज जो भी मैंने पहले बताई, वो सारी चीजें आपको CSP दे रहा है। आपका एज ए क्लाइंट का क्या काम है, आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप कीजिए और उसे रन कीजिए, दैट्स ऑल। या आप थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं जितनी भी आपको कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट चाहिए। और उससे क्या होगा गाइज, या तो ये चीजें आप फिजिकली खरीदेंगे, राइट, उस पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं कैपिटल कॉस्ट। लेकिन अगर आप CSP के बेस से, CSP से ले लेते हैं वो सारी चीजें, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से वो सारी चीजें ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको वो सारी चीजें देगा और उसकी जो कॉस्टिंग है ना गाइज, वो ऑपरेशनल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो तो दो तरह के कॉस्ट होते हैं, कैपेक्स एंड ओपेक्स। तो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, और जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वो एक रेकरिंग कॉस्ट होती है, मंथली बेस पे चार्जेस होते हैं या 6 मंथली या ईयरली बेस पे चार्जेस होते हैं। और जो ये CSP क्लाउड का जो सारा सिस्टम है ना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट में नहीं आता, लेकिन अगर आप सर्वर्स वगैरह खुद खरीदते हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आता है। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट में जब कन्वर्ट हो गया, तो रादर देन आप पहली बार में कुछ सम मनी ऑफ करोड़ उसमें लगाएं, इन्वेस्ट करें, लैक्स और करोड़ अकॉर्डिंग टू योर डेटा या एप्लीकेशन, उसके हिसाब से आप उसे ऑपरेशनल कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि इजीली EMI टाइप आप पे आउट कर सकते हैं, राइट। एक टाइप बता रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली EMI, तो उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं, वो आपको बेटर रहेगा उस फील्ड में। आजकल मोस्टली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर से मूव होके क्लाउड पे मूव हो रहे हैं, ताकि उन्हें इनिशियली कैपेक्स कम देनी पड़े और ऑपरेशनल कॉस्ट में वो चीज मैनेज हो सके। ओके, तो ये चीज मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताई, आपको और एक एनालाइजिंग व्यू देने के लिए कि रियलिटी में एक ऐसी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। तो वैसे ही अब जो अगर आपने क्लाउड ले लिया है तो आपको अपने रिसोर्सेज जो मैन्युअली सेट करने की जरूरत नहीं है, आपके लोड के हिसाब से कि कितने बंदे आपके एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, कितने यूजर्स हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, कितने कम है, कितने ज्यादा है, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन अपने आप अप एंड डाउन हो जाते हैं विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। ओके, अब गाइज आजकल क्या होने लग गया है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस के ना भी दो टाइप्स आ गए हैं, एक होता है IPaaS, एक होता है DPaaS। अब IPaaS क्या होता है, एज अ नेम इंप्लाइज, आई का मीनिंग क्या होता है, PaaS का तो वही प्लेटफॉर्म एज सर्विस। आई का मीनिंग यहां पे क्या है, आई का मीनिंग है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हो कि जैसे आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हैं, ऐसे तो है नहीं कि वन गो में ही आपने सारी एप्लीकेशन बना दी। अगर आप बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए गूगल का सर्च इंजन बनाना है, तो पहले आपको एक डेटाबेस की एप्लीकेशन चाहिए, डेटाबेस बनाने के लिए जो डेटाबेस को एक्सेस करेगी, फिर वेब सर्विस का काम चाहिए, वो अलग मॉड्यूल होगा। या अगर आपको डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो डेटा को एक्वायर करने के लिए एप्लीकेशन अलग चाहिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए एक अलग एप्लीकेशन चाहिए। तो मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। तो इन मल्टीपल मॉड्यूल्स को अगर आपने कोलैबोरेटिवली देखना है तभी आपकी एक पूरी एप्लीकेशन बनती है। मान लीजिए गूगल का सर्च इंजन बनता है, ठीक है। तो पहले आप एक मॉड्यूल डेवलप करेंगे, फिर दूसरा मॉड्यूल डेवलप करेंगे, फिर दोनों को इंटीग्रेट करके देखेंगे क्या वो एक दूसरे के साथ काम कर भी रहे हैं कि कोई एरर्स आ रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होती है, उसके लिए आपको मिडलवेयर चाहिए होते हैं। मिडलवेयर क्या होते हैं, या तो
जो मिडल मैन की तरह काम करते हैं, या तो वो हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो मिडलवेयर एप्लीकेशन होती हैं या मिडलवेयर हार्डवेयर भी आते हैं, ठीक है ना, सर्वर्स आते हैं बेसिकली मिडलवेयर के। तो उस केस में क्या होता है कि जो मिडलवेयर की एप्लीकेशन है वो भी आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो मिडलवेयर हम कहां से खरीदें या मिडलवेयर कौन कौन सी हमें एप्लीकेशन चाहिए। चलो आप एक कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए, लेकिन वो जो एप्लीकेशन हैं या वो जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है वो भी आपको सीएसपी ही देगा। उसे कहते हैं कि इंटीग्रेशन आईपी, मतलब आईपीएएस की जो इंटीग्रेशन डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के लिए जो भी आपको एक्स्ट्रा मिडलवेयर चाहिए वो भी सीएसपी ही देगा, उसे आईपीएएस बोलते हैं। ओके, अब डीपीएएस क्या होता है? डेटा प्लेटफॉर्म एज सर्विस। अब ये क्यों बनाया गया गाइस? आजकल आपने बज़वर्ड सुना होगा जिसे बोलते हैं डेटा साइंस, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप कुछ डेटा पर्टिकुलरली एक्वायर करते हैं, उस पर कुछ एनालिसिस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक रिसर्च पेपर पे काम किया है सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस का मीनिंग क्या है? आप कोई भी वर्ड मेरी एप्लीकेशन में डालिए तो वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके आपको ये बताएगा कि इस वर्ड के पर्सपेक्टिव में कितने नेगेटिव व्यूज हैं और कितने % पॉजिटिव व्यूज हैं। मान लीजिए आप ट्विटर को एनालाइज करते हैं, ट्विटर के डेटा को उठाते हैं, ट्वीट्स को उठाते हैं, और ट्वीट्स में कितने पॉजिटिव ट्वीट्स हैं इस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड के बारे में। वर्ड मतलब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप है, कोई मिनिस्टर है, या कोई पर्टिकुलर मान लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग ही है। क्लाउड कंप्यूटिंग पॉजिटिव लोग सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं इसके बारे में, तो वो आपको एक बेसिक सा एनालिसिस दे देगा कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव ट्वीट्स हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको पहले तो ये एप्लीकेशन रन कर लिखनी पड़ेगी पूरी पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है। सेकेंडली आपको डेटा भी तो चाहिए ना, वो ट्वीट्स का सारा डेटा भी तो एक्वायर करना है। तो अब क्या है, डीपीएएस में क्या है कि आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बताएंगे कि मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से डेटा चाहिए। डेटा आपको वो एक्वायर करके देगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, मतलब उसकी एप्लीकेशन एक्वायर करके देगी। आप जो एप्लीकेशन एज एप्लीकेशन डेवलपर बना रहे हैं वो सिर्फ सेंटिमेंटल एनालिसिस, जैसे मैंने बताया, आप उसका कोड लिखें। जैसे ही आप उसको उसमें अपने कोई चीज डालेंगे तो जो ट्वीट्स एक्वायर करने का एपीआई है वो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देगा। तो आपकी हेडेक खत्म होगी कि मुझे डेटा लेना है, डेटा क्लींस करना है। चलो डेटा क्लीनिंग की या डेटा रैंगलिंग की आपकी जिम्मेवारी हो सकती है किसी एंड पे, लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है या वो कितना क्लीन डेटा चाहिए। लेकिन जो बेसिक एपीआई है, जो बेसिक एक्वायरिंग ऑफ डेटा है, वो कौन करके देगा? वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की ही वो एप्लीकेशन करके देगी। तो उस केस में अब डीपीएएस एक चीज बनाई गई कि जो ये डेटा एक्वायर की जो इशू है वो भी एप्लीकेशन डेवलपर को ना करनी पड़े। एप्लीकेशन डेवलपर फुली फोकस करे अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, लेकिन जो डेटा एक्वायर का काम है वो भी सीएसपी की एक एपीआई करके देगी। आपको एक बहुत चीज आई थिंक काम आने वाली है। एक एग्जाम्पल बेस्ड वेबसाइट है जिसे बोलते हैं क्वांडल, ये आजकल काफी चल रही है, QUANDL। क्वांडल क्या है? बेसिकली एक एपीआई है जो आपको काफी सारी वेबसाइट से आपको डेटा उठा के दे सकता है। मतलब इसके अपने सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके हिसाब से क्वांडल का अगर आप एपीआई यूज करते हैं तो आपको डेटा पर्टिकुलर वेबसाइट से एक्वायर करके या थोड़ा बहुत क्लीन करके भी डेटा आपको दे देते हैं। तो ये फैसिलिटी है, पहले तो फ्री में भी आप यूज कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, आई थिंक 500 टाइम्स आपको इसे फ्री में यूज कर सकते हैं, राइट। तो यही मतलब जो डीपीएएस का एक थोड़ा बहुत आप उसे एग्जाम्पल मान सकते हैं, लेकिन सर्विसेज बिल्कुल सेम है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस पूरा समझ आया हो, विद एग्जांपल्स मैंने सारा समझाया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होगा जो यहाँ पे है, ठीक है ना। अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।